नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कहते हैं हर चुनाव कुछ चेहरे गढ़ता है और कुछ को मिटा देता है, और बिहार चुनाव 2025 ठीक वैसा ही रण है जहां जीत हार सिर्फ कुर्सी तय नहीं करेगी बल्कि कुछ नेताओं का भविष्य भी लिखेगी। ये वो चुनाव है जहां कई नेताओं की किस्मत दांव पर लगी है, क्योंकि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, कई नेताओं के भाग्य का फैसला है। किसी के लिए राजनीतिक पुनर्जन्म तो किसी के लिए अंतिम घड़ी। हर चेहरा अपनी साख बचाने में जुटा है और कुछ नेताओं के लिए ये डू और डाई की घड़ी। तो बिहार चुनाव किन किन नेताओं के लिए है परीक्षा की घड़ी, आज इसी को समझेंगे। मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, अब तो बिहार का चुनाव काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, पर ये चुनाव कौन कौन से बड़े नेताओं के लिए खतरे की घड़ी है? किन किन नेताओं की किस्मत आपको लगता है दांव पर लगी हुई है? देखिए, बिहार इलेक्शन अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांच देश के बड़े लीडर्स, उनके लिए डू और डाई सिचुएशन है। मतलब ये कि चुनाव के नतीजों से उनके भविष्य का फैसला होगा। और मैं कोई नियर फ्यूचर कोई इम्पैक्ट की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल उनके राजनीतिक करियर के ऊपर ये बड़े सवाल खड़े करेगा या फिर उनको फ्लाइंग कलर्स में भारत के राजनीतिक मानचित्र में एक अहम स्थान दिलाएगा। इसमें कोई प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है, नीतीश कुमार का नाम नहीं है जी। हालांकि उनके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनके लिए कोई करो या मरो के जैसा सिचुएशन नहीं है। नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री हैं और इतने सालों से लगातार मुख्यमंत्री है। अब उनका करियर वो एक अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस चुनाव के अंदर जो कई सारे नए खिलाड़ी आए हैं राष्ट्रीय स्तर के, और इनफैक्ट बिहार के रीजनल स्तर के ऊपर भी, जिनका नेशनल एक इंप्रेशन है, देश की केंद्रीय राजनीति के ऊपर एक अमिट छाप है, उन नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। और मैं कैटेगरी वाइज में शुरू करता हूं कि ये चुनाव तय करेगा कि राहुल गांधी वाकई कोई सीरियस लीडर है या नहीं। इस चुनाव के नतीजे से यह तय हो जाएगा कि राहुल गांधी किस प्रकार के लीडर हैं। दो सिचुएशन है। हालांकि जमीनी स्तर पे बिहार में कोई ये नहीं कह रहा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी उनके समर्थकों के अलावा जी। जमीनी हकीकत यह है कि रिजल्ट जो है वो एक तरफा होने जा रहा है, वो भी एनडीए के पक्ष में। लेकिन मैं उसको काउंट नहीं करता, उसको आप साइड रख दीजिए। फिर भी दो सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति पहले से खराब होगी या बेहतर होगी। चुनाव महागठबंधन हारेगी या जीतेगी। जीतने पे कांग्रेसी इकोसिस्टम इस तरीके से प्रचार करेगा कि ये जो यात्रा हुई थी, वोटर अधिकार यात्रा, जिसके बारे में कोई अब बात नहीं कर रहा, उसकी वजह से चुनाव जीत गए हैं। ढोल बजाने वाले दिल्ली के मीडिया हाउसेस के अंदर बैठे हुए, वो सारा क्रेडिट उनको दे देंगे, तेजस्वी यादव गौन हो जाएंगे। तेजस्वी की तो हालत ऐसी खराब राहुल गांधी ने कर दी। अब अगर हार हो जाती है महागठबंधन की, तो चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल कमेंटेटर जो अभी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की माला जप रहे हैं, महागठबंधन को जीतता हुआ बता रहे हैं, वो तमाम लोग ये कहेंगे कि ये चुनाव हराने का काम राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी की जो ओवरऑल इमेज, क्योंकि बिना बिहार बिना यूपी जीते हुए आप क्या तुर्रम खां बने हुए हैं तेलंगाना में या पंजाब में या कहीं। दिल्ली का रास्ता यूपी बिहार से ही जाता है, एंड इट्स अ फैक्ट। और यहां आप इस तरह से गड़बड़ आप करेंगे तो यह आपकी राजनीति के लिए बहुत बड़ा एक, इसको कह सकते हैं कि ये दाग राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के ऊपर लगेगा। और राहुल गांधी अचानक से
एक ऐसे विपक्ष के नेता के ऐसे एलओपी के रूप में जी उनको लोग समझेंगे कि जो बार बार बीजेपी को जिताने का काम करता है। यही आरजेडी, यही तमाम लोग, यही ओवैसी सारे लोग कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी दरअसल बीजेपी की बी टीम हो गई है। जब तक राहुल गांधी रहेंगे मोदी हारेंगे नहीं। और दूसरा इंपैक्ट यह होने जा रहा है इसका कि अगर आप हार गए तो अखिलेश यादव आपको फूटी कौड़ी नहीं देने वाले। फिर ये जो यहां पे गठबंधन में जिस तरीके से आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया सीटों को लेकर के, जिस तरह से गफलत, अभी देखिए अभी 11-11 सीटों के ऊपर तथाकथित फ्रेंडली फाइट हो रही है। फ्रेंडली फाइट क्या होता है भाई? महागठबंधन के अंदर, अलायंस के अंदर, इसका मतलब लीडर्स जो है एक पेज पे नहीं थे। तो राहुल गांधी के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनकी नेशनल छवि और कांग्रेस पार्टी की जो नेशनल स्तर पे राजनीति की जो धाक है उसके ऊपर इसका असर होगा। जी। नंबर टू पोजीशन पे है तेजस्वी यादव। उनके लिए यह आखिरी मौका है। तेजस्वी यादव अगर इस चुनाव में हार जाते हैं, जीत गए तो बिहार के बिना किसी डाउट के वो बादशाह कहलाएंगे। लेकिन अगर वो हार गए तो हारने के बाद आरजेडी पार्टी एक यूनिट बन के रह पाएगी, पार्टी एग्जिस्ट कर पाएगी। वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट जो है वो साफ साफ दिख रहा है। फिर ये जो MY जो है वो टूटेगा। कारण जब मुसलमानों को ये भरोसा हो जाएगा कि तेजस्वी यादव से कुछ नहीं हो सकता, तेजस्वी यादव मोदी और बीजेपी को से मुकाबला नहीं कर सकते, बार बार आप हारते चले जा रहे हो, कोई हार की कोई लिमिट होनी चाहिए ना। 2004 के बाद से, 5 के बाद से आरजेडी कभी चुनाव जीती नहीं। सरकार में 1-2 बार आए पिछले दरवाजे से, लेकिन आप चुनाव नहीं जीत सकते। यह तय हो गया। आप लोकसभा भी हारते हो, आप विधानसभा भी हारते हो, तो एक बहुत बड़ा सवाल। सो दिस इज लास्ट चांस फॉर हिम, क्योंकि ये हारने के बाद फिर तो तेज प्रताप दूसरे रुख तरीके से परिवार के अंदर कलह होगा। मीसा भारती से लेकर के तमाम लोग जो अभी आरजेडी के अंदर एलिनेटेड फील कर रहे हैं वो कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा। जो तेजस्वी यादव की जो टीम जो अभी आरजेडी को चला रही है उसको अलग थलग करना पड़ जाएगा। एक ऐसा विस्फोट आरजेडी के अंदर होगा कि फिर ये पार्टी एक नहीं रहेगी। हालांकि टूट तो ऑलरेडी बड़े भाई जो तेज प्रताप है वो अलग टूट के अलग हो ही गए हैं, ऑलरेडी टूट हो चुकी है। लेकिन हार के बाद ये कहीं और बड़े तरीके से आरजेडी को नुकसान पहुंचाएगा। जी। एक और लीडर हैं जिस लीडर के बारे में बात करना जरूरी है और उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट डू और डाई का सिचुएशन है, और वो है ओवैसी साहब। ओवैसी साहब इस बार कई सारे ऐसे इलाकों में भी गए हैं जहां पिछली बार वो चुनाव नहीं लड़े थे। और मैं आपको बताऊं कि जिन मुस्लिम बहुल इलाकों से ओवैसी साहब के उम्मीदवार मैदान में वो मजबूती से लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। अगर पिछली बार की तरह ये 5-6 सीटें इस बार फिर वो जीत जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में MIM ने अपने पैर जमा लिए। फिर कोई ये नहीं कहेगा कि पिछली बार जो 5 सीटें आई वो कोई फ्लुक था। मतलब ये कि तमाम सेकुलर पार्टीज को ओवैसी साहब से फिर मुकाबला करना पड़ेगा मुसलमानों के वोट के लिए। तो एक बहुत बड़ा फर्क आएगा। अगर वो हार जाते हैं, अगर पिछली बार के तरह परफॉर्मेंस उनका नहीं होता है, एक भी सीट अगर उनको नहीं आती है, तो इसका मतलब ये है कि लोग यही कहेंगे कि जो पिछली बार जो सीटें जीती MIM ने वो एक फ्लुक था, कोई खास इसका प्रभाव। तो उनको फिर वापस हैदराबाद तक ही लोग सीमित कर देंगे।
फिर अगर बिहार में अगर वो जीतेंगे तो फिर वो यूपी में वही करिश्मा करेंगे, फिर यूपी में वो ज़्यादा स्टेक, ज़्यादा इसको कह सकते हैं कि ताकत के साथ फिर वो चुनाव लड़ेंगे। देन वो एक रीजनल लीडर, फिर बहुत सारे लोग कहते हैं ना, वो वैसे एक हैदराबाद से एक लीडर आया है जी, फिर वो हैदराबाद वाला लीडर नहीं रहेगा, उसकी एक नेशनल स्टैंडिंग हो जाएगी। तो ये एक बड़ा डू एंड डाई सिचुएशन जो है वो ओवैसी के लिए है। एक और खिलाड़ी जो है तो बिहार से जुड़ा हुआ, लेकिन आप ये समझिए कि उसके ऊपर पूरे देश की निगाह है और उसके लिए ये डू एंड डाई का सिचुएशन है। लेकिन अब तो सिचुएशन ऐसा लग रहा है कि डाई ही डाई है, कारण पूरा मामला ही डाइसी लग रहा है। ये प्रशांत किशोर साहब है। ही वॉन्टेड टू प्ले केजरीवाल इन बिहार, लेकिन बिहार की जनता बहुत ही मैच्योर है, दिल्ली वाली जनता नहीं है, वोट आसानी से नहीं मिलता। और जिस हिसाब से इनका एक बाकायदा एक माहौल क्रिएट किया गया था, पता नहीं अरबों रुपए खर्च किए गए, क्या क्या मैनेज किया गया, मीडिया मैनेज किया गया, सारी चीजें, ये पता नहीं कौन सा एक जो है अवतार पैदा ले लिया जो बिहार में सब कुछ बदल देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो एक नॉन परफॉर्मिंग जो है एक उनका इलेक्शन होता है कि जिसमें वो ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाते, या यूँ कहें कि 20 से ज़्यादा सीटें नहीं ला पाए, तो फिर इनके पूरे कैंपेन को एक झटका लगेगा। पार्टी जीत के तो लोग आएंगे, प्रशांत किशोर के अगर 20 से कम रहा, वो कब टूट टाट के किस पार्टी में चले जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि प्रशांत किशोर का वो जो हवा था वो अभी ग्राउंड में दिख नहीं रहा। लेकिन हाँ, इलेक्शन है, मैं उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा कि जो वर्तमान स्थिति है, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं, 25-30 सीटें ले आते हैं, तो किंग मेकर बन जाएंगे और फिर बिहार के वो एक ऐसे राजनीतिक के वो ध्रुव तारा बन जाएंगे कि सारी राजनीति उनके अराउंड ही चलेगी। फिर चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो तेजस्वी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो जेडीयू हो, सारे लोग वो प्रशांत किशोर विथ मोर देन 30 सीट्स, वो अपने आप में एक अलग किस्म की राजनीति शुरू होगी बिहार में, और बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर स्थापित हो जाएंगे। और अगर परफॉर्मेंस खराब रही, जैसा कि वो कह रहे हैं कि अगर तो 10 आएगा या फिर 150 के पार जाएगा, और अगर 10 आया तो ये पार्टी रहेगी नहीं। ये 10 कहाँ कांग्रेस निकल जाएगी कि आरजेडी निकल जाएगी कि बीजेपी निकल जाएगी, उस पार्टी का कोई फिर एग्जिस्टेंस वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है इस इलेक्शन में देखने को मिल रहा है। तो फॉर हिम ये भी एक डू एंड डाई सिचुएशन है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी कुछ परसेंटेज वोट आ जाएगा तो फिर वो हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल कोर्स में, तो फिर तो बाकी आम पार्टियों की जैसे उदय होता है धीरे धीरे 20 साल 25 साल 30 साल के बाद इनका उदय होगा, कहानी लंबी हो जाएगी। एक और खिलाड़ी है, और उस खिलाड़ी के बारे में बात करना जरूरी है कि जो पता नहीं कितनी सीटें वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम उनको डिक्लेयर कर दिया गया। और ये डिप्टी सीएम डिक्लेयर किया गया, ये और बड़ी आफत महागठबंधन के लिए आ गई है। कारण क्या है? मुसलमान नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो, सैनी साहब को जो कम सीटें मिली उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा जीत के अंदर। जी, पिछली बार 4-5 सीटें आई थी, 4 लोग बाकी पार्टी छोड़ करके वो बीजेपी में चले गए थे। वही बात, जिस तरीके से धोखा हुआ एमआईएम के साथ, ओवैसी साहब के सारे लोग जो है वो चले गए आरजेडी में, इनके सारे लोग चले गए बीजेपी में। ये इस बार उनको साबित करना पड़ेगा, जो पिछले बार का परफॉर्मेंस था उससे तो इनको बेहतर करना ही पड़ेगा जी। और दूसरी चीज, इनको ये भी बताना पड़ेगा कि चुनाव के बाद वो किस करवट मुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि इधर उधर की राजनीति में फिर वापस जो है बीजेपी के साथ चले जाए कि हाँ मुझे डिप्टी सीएम बना दो। तो इस तरह की राजनीति लंबी चलती नहीं, तो ये मुकेश सहनी के लिए भी डू और डाई का सिचुएशन है। परफॉर्मेंस अगर पिछली बार से खराब हुआ जी, तो ये जो हवा इन्होंने क्रिएट किया कि डिप्टी सीएम इतना % वोट और ये सारी चीजें,
जो मीडिया का जो टाइम इन्होंने खाया है वो सब बेकार हो जाएगा। मुकेश सहनी को फिर वापस मुंबई जाना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर इनकी राजनीतिक दाल बिहार में नहीं गल पाएगी। तो ये 5 लीडर्स के बारे में बताया, और छठा के बारे में डिस्कस ना करूं तो बेईमानी हो जाएगी। बीच में हमने सुना था कि बहुत सारे उम्मीदवार, आम आदमी पार्टी ने लिस्ट निकाला था उम्मीदवारों का, पता नहीं किस किस कंस्टिट्यूंसी से लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं। तो खैर बिहार में उनका कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो इसलिए उस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो ये जो चुनाव है बिहार का, वो राहुल गांधी के, जी, तेजस्वी यादव के लिए, प्रशांत किशोर के लिए, ओवैसी साहब के लिए और मुकेश सहनी के लिए ये डू और डाई सिचुएशन है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और आपने इतनी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये चुनाव जीत हार से आगे है, ये चुनाव तय करेगा कौन बनेगा भविष्य का चेहरा और कौन हो जाएगा इतिहास का हिस्सा। तेजस्वी यादव के लिए करो या मरो का मौका है, राहुल गांधी के लिए अस्तित्व की लड़ाई है, ओवैसी साहब भी बीच मझधार में है, प्रशांत किशोर के भी किस्मत का फैसला होना है और मुकेश सहनी भी बुरे फंसे हैं। अब चुनाव का नतीजा ही इन नेताओं की किस्मत तय करेगा। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।